हेलो, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, राम राम, राधे राधे। आप सभी का जो एनसीईआरटी स्टडी है उसमें स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे, एक टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज करके है। तो वाटर रिसोर्सेज के बारे में जो है कि यहाँ पर चर्चाएं डिस्कशन करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक है वो तो चैप्टर 2 है, क्लास 8 का एनसीईआरटी जो है उसी का है। तो आप लोग थोड़ा, ये जो चल रहा है ये क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 2 ज्योग्राफी। पढ़ाने का तरीका बाइलिंगुअल रहेगा, समझ में आते जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? वाटर है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम यहाँ पर है वाटर। आप लोग जानते होंगे वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग? जल बोलते हैं। जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं, पानी बोलते हैं, इसको तोई भी बोला जाता है, अम्लीय बोला जाता है। तो बहुत सारे साइनोनिम्स है वाटर का, जल का। तो वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे देखिए, वाटर जो हमारा है वो वाटर क्या है कि वाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यानी वाटर क्या है? व्हाट इज वाटर? वाटर इज ए वाइटल नॉन रिन्यूएबल, सॉरी, वाटर इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय का मेरा मतलब हुआ कि वैसा मतलब जिसे कि पुनः, यानी उसकी पूर्ति की जा सकती है, वो है रिन्यूएबल। है कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमारे पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जो है जल से ही ढका हुआ है, यानी जलाच्छादित है, जल से ढका हुआ है। इट इज देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। तो हमारे पृथ्वी को वाटर प्लैनेट यानी जल का ग्रह कहना जो है कि एप्रोप्रिएट होगा, उपयुक्त होगा ये चीज बोलना। तो इट वाज इन द प्रिमिटिव ओशियन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। ये बताया जा रहा है कि ये लगभग आदि महासागर जहां से जीवन की शुरुआत हुई थी, और वो लगभग कब हुई थी? तो 3.5 बिलियन साल पहले हुई थी। Even today the ocean cover 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. Even today, आज भी क्या है कि ओशियन जो है हमारे पृथ्वी की सरफेस का लगभग 2/3 आज भी ढका हुआ है, यानी 2/3 पर वाटर बॉडी ये ओशियन है, जो कि क्या करता है? सपोर्ट करता है, यानी मदद करता है, सहयोग करता है विविध प्रकार के जंतुओं और पादपों और जंतुओं की जीवन को क्या करता है? सपोर्ट करता है। द ओशियन वाटर इज हाउएवर सेलाइन। जो समुद्री जल होती है, हालांकि वो कैसी होती है? समुद्री जल जो होती है सेलाइन होती है, खारा होती है। एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मानव के उपयोग के लिए, मानव के उपभोग के लिए, मानव के कंजप्शन के लिए सेलाइन वाटर, ओशियनिक वाटर या फिर सी वाटर जो है कि उपयुक्त नहीं है, हम लोग उसे पी नहीं सकते। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। देखिए, जो फ्रेश वाटर है, जैसे कि जो फ्रेश जल है, जैसे वाटर तो लगभग 2/3 पानी ही है, 70 से
यानी टू थर्ड का मतलब लगभग कितना, टू थर्ड जैसे कि वन थर्ड लगभग 33 पॉइंट समथिंग के आसपास। तो मान लीजिए टू थर्ड लगभग 70% जल पानी है, लेकिन 70% के बावजूद फ्रेश वाटर जो है वो मात्र 2.7% है। कितना परसेंट है? हमारी पृथ्वी पर मात्र 2.7% ही जो है फ्रेश वाटर है, यानी अलवणीय जल है। कैसा जल है? अलवणीय जल। अलवणीय जल यानी इसमें लवण की मात्रा नहीं है, मतलब ज्यादा ये वाटर सेलाइन नहीं है, तो इसलिए इसे फ्रेश वाटर बोलते हैं। तो फ्रेश वाटर का जो परसेंटेज है वो क्या है? बहुत ही कम है। अब देखिए, नियरली 70% ऑफ दिस अकर एज आइस शीट एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। अब इस 2.7% का भी 70% जो होता है वो कहां पर है? तो आइस की सीट में है, यानी बर्फ की मोटी मोटी चादरों में है, बर्फ यानी जमी हुई है, ग्लेशियर में है, हिम नदियों में है, जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेनी क्षेत्रों में है। तो ड्यू टू देयर लोकेशन, उसकी स्थिति के कारण हम लोग क्या करते हैं? दे आर इनएक्सेसिबल, वे हमारे पहुंच से बाहर हैं, हम उनकी प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बचा क्या कि only 1% of the fresh water is available and fit for human use। तो इसलिए इस 2.7 का मात्र 1% ही जल, यानी 1% ही फ्रेश वाटर जो है हमारे लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारे यूज के लिए क्या है? मौजूद है, जो कि बहुत ही क्या है? कम है। तो एज सरफेस वाटर इन रिवर एंड लैक्स एंड वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर। अब 1% जो हमारे लिए ह्यूमंस की यूज के लिए अवेलेबल है नेचर में, वो भी क्या है? कहां कहां पाया जाता है? वो कहीं कुछ नदियों में है, कुछ झीलों में है, कुछ अंडरग्राउंड वाटर में है, और कुछ एटमोस्फेयर में, यानी वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में क्या है? यानी इवापोरेट करके गया हुआ। तो फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी पर बात करें कि फ्रेश वाटर, अलवणीय जल एक महत्वपूर्ण और एक मूल्यवान क्या हो जाता है? सब्सटेंसेस हो जाता है, मूल्यवान पदार्थ हो जाती है हमारे लिए। तो वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अब क्या है कि एक नियम है, पृथ्वी से हम वाटर को नहीं तो उसमें पानी और डाल सकते हैं पृथ्वी में, ऐसा नहीं कि पानी ला दिए पृथ्वी पर या फिर पृथ्वी से हम पानी हटा दिए, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये होता भी नहीं है, ठीक ना। होता क्या है कि इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, इसका जो टोटल वॉल्यूम है, कुल आयतन जो है कि स्थिर है, ये तो कांस्टेंट है, ये बदलता ही नहीं है। तो होता क्या है? Its abundance only seems to vary because it is in constant motion। देखिए, its abundance, इसकी प्रचुरता जो है, only seems to vary, मतलब विभिन्न, यानी बदलता हुआ प्रतीत होता है इसका प्रचुरता, कि यहां पर नहीं है, वहां पानी है। तो प्रचुरता बदल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि एक कांस्टेंट, निरंतर गतिशील है। जल क्या है? ये कांस्टेंट मोशन में रहता है, गति। साइकिलिंग थ्रू द ओशियन, समुद्र से ये क्या होते रहता है? साइकिलिंग होता रहता है, चक्रण होते रहता है, यानी समुद्र से पानी सूखकर वाष्प बनकर, वाटर वेपर बनकर क्या है? राइज कर रहा है, और राइज कर कर क्लाउड का निर्माण कर रहा है, और फिर जो है कि द लैंड बैक अगेन, इस तरह से फिर पृथ्वी पर क्या है? वो वर्षा के रूप में फिर पृथ्वी पर ही आ रहा है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। और इस तरह से क्या होता है? एक प्रक्रिया के द्वारा जो होता है कि पहले इवापोरेट किया, फिर बर्षण हुआ, इस तरह से दौड़ते रहता है एक तरह से। और जिस चक्र को बोलते हैं, दिस ऑलरेडी नो रिफर टू एज वाटर साइकिल, यही तो वाटर साइकिल है। तो जैसे कि वाटर साइकिल जो है, तो वो वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल क्या है? जल चक्र क्या है? तो जैसे कि वाटर साइकिल क्या है कि फ्लो ऑफ वाटर है, नेचर में वाटर का फ्लो होना, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल है। जल चक्र क्या है?
कि जल जो है कि एक चक्र की तरह घूमते रहता है। जल क्या करता है, जल जो है एक कांस्टेंट मोशन में, बात करें कि जल जो है एक कांस्टेंट मोशन में क्या करते रहता है, घूमते रहता है। जैसे जल समुद्र का जल है, नदी तालाब झील का जल है। ये जल क्या होगा, पहले इवापोरेट करेगा सनलाइट से, इवापोरेट करके क्या है, बाष्प बनेगा, फिर बादल क्लाउड का निर्माण करेगा, अपना क्लाउड से वर्षा होगा, प्रेसिपिटेशन वर्षण के रूप में, फिर क्या है, यानी वर्षण, प्रेसिपिटेशन का मतलब हुआ वर्षा के साथ ओलाबारी भी हो सकता है, बर्फ भी गिर सकता है, बर्फबारी भी हो सकता है, ये प्रेसिपिटेशन शब्द है। तो किसी ना किसी रूप में वो क्या है कि फिर पृथ्वी पर ही आ जाती है। तो ये एक तरह से साइकिल है। तो द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि 1975 में कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज बाज 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। जैसे मानवों के लिए जो एक साल का जो एक आदमी का मान निकाला जाता था वो था 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। जैसे ये जो होता है क्यूब किलोमीटर पर ईयर, जो है कि जल के कैपेसिटी को मापने के लिए है। कि जैसे मानिए कि एक कोई क्यूब है, एक क्या है, जैसे मानिए कोई क्यूब है, जैसे मानिए क्यूब है तो ये क्यूब का एड्ज 1 किलोमीटर का है। क्यूब का जो एड्ज है, वो क्यूब का जो एड्ज है ये कितना है, क्यूब का जो एड्ज है वो कितना है, 1 किलोमीटर का है, ठीक ना। और 1 किलोमीटर एड्ज वाले क्यूब में जो है कि यानी जल रखा हुआ है, एक इंसान के यूज के लिए, ये मतलब कि एक दिन के लिए, इंसान के 1 साल के यूज के लिए है, तो उसको क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर बोलते हैं। तो ये 1975 में 3850 था मानवों के लिए, लेकिन वहीं जबकि 2000 में ये जो बढ़कर है कि 3850 से लेकर 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर हो गया, इधर दिया हो। ध्यान दीजिएगा, ए डिपिंग टैप वेस्टेड 1200 लीटर ऑफ वाटर इन ईयर। एक टपकता हुआ नल, जो कि हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, जल से पानी गिरते रहता है, अच्छी तरह से उसमें मरम्मत नहीं करते हैं, तो लगभग साल में क्या करता है कि 1200 लीटर जल को ऐसे ही बहा देते हैं हम लोग, अगर जो टपकता हुआ छोड़ दें तो ये एक प्रोसेस। ह्यूमन यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, उत्पादन की प्रक्रिया में, जैसे कि हम लोग कोई चीजों का उत्पादन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस उत्पादन के प्रोसेस में, जैसे यहां पर समझेंगे कि यूज ऑफ वाटर, अभी क्या समझ रहे हैं, यूज ऑफ वाटर, जल का उपयोग। तो जल का उपयोग में हम लोग ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ ड्रिंकिंग में करते हैं, बहुत जल की, फ्रेश वाटर की बहुत ह्यूज अमाउंट में, और कपड़ों को वॉशिंग करने में, धुलाई में। इसके अलावा हम लोग प्रोडक्शन की प्रोसेस जो होता है उसमें बहुत करते हैं। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए जल चाहिए, इंडस्ट्री के चाहिए, उद्योग जितना भी कल कारखाना है उसमें जल चाहिए। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर। अब देखो, रिजर्वायर कहीं कहीं पर जलाशय बना हुआ है, तो वहां पर जनरेट करने के लिए, ऊर्जा जनरेट करने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए जो है कि वहां पर जल चाहिए। डैम्स आर अदर यूजेज, ये सब है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू द शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, आइदर ड्यू टू ड्राइंग ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन। देखो, जल का संदूषण हो रहा है, क्या हो रहा है, जल का प्रदूषण, जल प्रदूषण हो रहा है, जल का संदूषण हो रहा है, यानी जल धीरे धीरे दूषित हो रहा है। जल जो है कि फ्रेश वाटर पीने के योग्य नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या बतलाया गया है, बताइए। या फिर ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो है कि जल के संसाधन जो है, सोर्सेज, साधन जो है कि वो क्या हो रहे हैं, ड्राइंग अप हो रहे हैं, सूख रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या बताया कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बताया, बढ़ती हुई जनसंख्या बताया। इसके अलावा बताया कि वो बढ़ती हुई जनसंख्या का बढ़ती हुई मांग भोजन के लिए हो, या फिर कैश क्रॉप, नकदी फसल के उत्पादन के लिए हो, ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
अर्बनाइजेशन, जैसे नगरीकरण भी बढ़ रहा है, लोग जो है कि गांवों से नगर की ओर ज्यादा प्लान कर रहे हैं, नगर जब बस रहा है तो उसमें ज्यादातर यहाँ पर बताया गया है कि एवरेज अर्बन इंडियन यूज अबाउट 150 लीटर ऑफ वाटर एवरेज। एक नगर में रहने वाले जो भारतीय लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं, वो लगभग 150 लीटर पानी प्रत्येक दिन यूज करते हैं। जैसे पीने में करते हैं 3 लीटर, ये चार्ट यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ। ड्रिंकिंग में हो जाता है 3 लीटर, खाना पकाने के लिए 4 लीटर, बाथिंग स्नान करने के लिए 20 लीटर चाहिए, फ्लॉसिंग बाथरूम के लिए 40 लीटर चाहिए, कपड़ा धोने के लिए 40 लीटर चाहिए, बर्तन धोने के लिए 20 लीटर चाहिए, बगीचा बगीचा में 30 लीटर। ओवरऑल देखे तो 150 लीटर में एक अर्बन सिविलियन जो है कि एक अर्बन इंडियन जो है कि यूज कर लेता है। यहां पर अब जो हम पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। देखिए क्या है कि जल की जो उपलब्धता है, इस जल की उपलब्धता के यानी प्रॉब्लम क्या है ये समझेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर AVAI LABILITY, यानी जल की उपलब्धता की क्या समस्या है। जल उपलब्धता की समस्या कैसे एक जो है कि एक प्रॉब्लम आज की बन गया है, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। आज जो है कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों में जो है कि जल की कमी जो है कि आज एक प्रमुख समस्या बना हुआ है। जैसे कि ज्यादातर अफ्रीका का भाग ले लीजिए, या फिर वेस्ट एशिया यानी पश्चिमी एशिया का बात करें, साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, अमेरिका में कुछ हिस्सों में, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, या फिर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका ले लें, ये सब इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। आज अलवनीय जल की उपलब्धता जो है कि सप्लाई नहीं हो पा रहा है, आपूर्ति नहीं हो पा रहा है, इसकी समस्या से जो है कि वो क्या है, ग्रसित है, जूझ रहे हैं। तो कंट्रीज, तो इसके पीछे कारण क्या है कि कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट ससेप्टिबल टू ड्रॉप फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। देखिए जो क्लाइमेटिक जोन में है यानी जलवायु क्षेत्रों में है, ठीक ना, बहुत सारे जो देश लोकेटेड है, उस देश को जो है कि ज्यादा संभावित है कि वो ड्रॉप या सुखाड़ का वो सामना करेंगे, जल की स्कार्सिटी कमी को क्या करेंगे, वो सामना करेंगे, फेस करेंगे। दस वाटर शॉर्टेज may be consequence of variation of seasonal or annual precipitation or the scarcity caused by over exploitation or and contamination of water sources। तो यहाँ पर कारण बताया गया है कि वाटर की उपलब्धता के पीछे का कारण क्या है। तो कारण ये हो सकता है, क्या हो सकता है कारण ये हो सकता है कि सीजनल प्रिसिपिटेशन यानी मौसमी या फिर वार्षिक वर्षा में जो है कि कमी हो सकता है, वो भी कारण, उसके कारण की जल की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रहा है। किस साल जो है कि बहुत कम वर्षा हुआ, इस सीजन में बहुत कम वर्षा हुआ, ये बात पर निर्भर करेगा। इसके अलावा हो सके आप ओवर एक्सप्लॉइटेशन किए हुए, जल का अत्यधिक उपयोग किया है, अंधाधुंध उपयोग किए हैं, तो उससे कमी आ सकती। कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, जो जल का सोर्स है मानिए वो क्या हो चुकी है, दूषित हो चुकी है, हमारे उपयोग के लायक नहीं है, तो जल की उपलब्धता पर बहुत ही क्या करेगी, इम्पैक्ट करेगी, प्रभाव करेगी। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, अगला जो टॉपिक है कि जल संसाधन का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस। तो इस टॉपिक के बारे में समझेंगे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस। अगला टॉपिक जो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है, वाटर रिसोर्सेस।
जल संसाधन का संरक्षण, जल संसाधन का संरक्षण। जल संसाधन का संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे क्या है कि एक्सेस टू क्लीन एंड एडेक्वेट वाटर सोर्सेस इज ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज संसार जो है कि एक साफ सुथरा जल या फिर फ्रेश वाटर की एक्सेस कर पाए, वहां पहुंच पाए, या फिर पर्याप्त मात्रा में हमको जल उपलब्ध हो, ये आज एक बहुत बड़ी समस्या है। तो स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्वेंडलिंग रिसोर्सेस। आज वाटर जो है कि एक ड्वेंडलिंग रिसोर्सेस बन चुका है, एक क्षण होता हुआ संसाधन जो कि खत्म होने के कगार पर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब खत्म होने जा रहा है। तो इस ड्वेंडलिंग क्षीण होते हुए जो रिसोर्सेस है, संसाधन को बचाने का क्या हमारा कदम होगा, क्या तरीका होगा, ये ध्यान दीजिए। इवन द वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। हालांकि जल तो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका नवीकरण, इसको रिप्लेनिश यानी पुनः पूर्ति आसानी से किया जा सकता है और किया जाता है। लेकिन पॉल्यूशन जो है कि दूषित हो चुका है और इसका बहुत यूज हो चुका है, ओवर यूज हो चुका है, जिससे ये काफी दूषित हो गई है। और जो हमारे अब इंसान के फिट के लिए यानी वो क्या है, यानी उस लायक नहीं है कि इंसान इसका उपयोग कर सके। तो डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड स्वेज, देखो स्वेज का प्रवाह, इसमें मलबा का, मैला का प्रवाह ऐसा ही है, अनट्रीटेड, बिना उसको कोई संशोधित किए हुए, यानी असंशोधित जो है कि कचरा या फिर थोड़ा बहुत चिकचाक कर लिया, ट्रीट कर लिया, शोधित कर लिया और उसके बाद प्रवाह करा दिया। एग्रीकल्चरल केमिकल, यानी किसानों द्वारा खेतों में जो रसायन यूज हो रहा है वो कहीं ना कहीं जल को भी दूषित कर रहा है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, बहुत सारे औद्योगिक अपशिष्ट भी है, औद्योगिक कचरा जो है इसको भी क्या कर रहा है कि वाटर बॉडीज को मेजर कंटामिनेंट कर रहा है, यानी एक बहुत बड़े प्रदूषक के रूप में जो है कि ये सब सामने आ रहा है। प्रदूषक का मतलब हुआ कि ये प्रदूषण को फैला रहा है, जल के प्रदूषण में इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। तो दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट, मेटल एंड पेस्टिसाइड। वो करता क्या है कि जल को नाइट्रेट जल में डाल देता है या फिर कोई धात्विक चीज डाल देता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड, पीड़कनाशक या फिर कीटनाशी जो होती है, इंसेक्टिसाइड, ये सब जो है कि पानी में डाल दिया और पानी क्या हो गया, यानी वो अनफिट हो गया। तो मोस्ट ऑफ दिस केमिकल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए चीजें क्या है, ज्यादातर जो केमिकल जो होते हैं ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब हुआ कि ये जो नेचुरल डिकम्पोजर है उसके द्वारा ये कभी ना खत्म होने वाला है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी जो कभी बायोडिग्रेडेड ही नहीं हो पाते, जो कभी मतलब कि वो सड़ गल नहीं पाते हैं। एंड रिच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, और मानव शरीर में ये केमिकल पहुंच रहा है कहीं ना कहीं वाटर के माध्यम से। तो वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस इफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द वाटर बॉडी। तो जल प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि आप जल में प्रवाहित ऐसे कचड़ों को, इफ्लुएंट्स, ऐसे अपशिष्टों को प्रवाहित करने से पहले उसको अच्छी तरह से क्या कीजिए, कोई भी जलाशय में प्रवाहित करने से पहले उसकी जांच कर लीजिए। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर फ्लो सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेस अंडरग्राउंड वाटर। देखिए जो जंगल होता है या वनस्पति होती है, ये क्या करती है, ये क्या करती है कि सरफेस पर जो रन ऑफ कर रही है जल, उस रन ऑफ को ये कम कर देगी और पुनः जल की पूर्ति में भी ये मदद करता है। यानी जो होता है उसके रूट जो होता है, मतलब जल की जो लेयर होता है उसको बनाकर रखता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव वाटर रन ऑफ। जल का जो रन ऑफ है पृथ्वी ऐसे ही बह रहा है, पानी जो बहकर चला जाता है कहीं और वो जाकर समुद्र में मिल जाता है और फिर उपयोग के लिए नहीं रहता है। तो उसके लिए है कि हम वाटर का संचय करें, संग्रह करें, जल संग्रह, वाटर हार्वेस्टिंग करें। वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है, तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है कि जैसे छत बरसात के दिन में छत के पानी को जो है कि एक बहुत बड़े टैंक बनाकर हम लोग वहां पर उसको जमा और उसके
यूज में हम वॉशिंग वॉशिंग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनल यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस ऑफ वाटर सीपेज। जैसे देखो जो कैनल है, कैनल का मतलब हुआ जो जैसे कि नाला है या फिर जल का कोई जिससे होता कर गुजरता है, उसको है जो है कि हम क्या करें, उसके लॉस जो होता है जल, उसमें जो वाटर सीपेज है, जल का रिसाव कहीं हो रहा है, जल रिस कर पानी ऐसे ही जा रहा है, तो उसको हम चेकअप करते रहेंगे, ठीक ना। स्प्रिंकलर इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉस थ्रू द सीपेज एंड इवेपोरेशन। देखिए जैसे स्प्रिंकलर आज आ गया, छिड़काव विधि द्वारा खेत की जो पटवन किया जाता है मतलब टपकन के विधि के द्वारा, तो वो बहुत ही प्रभावित तरीका है मतलब कि किसी भी क्षेत्र को सिंचाई करने के लिए। आजकल वाटर लॉस को बचाता है, वाटर के सीपेज को भी बचाता है, और यहाँ तक कि इवापोरेशन को भी बचाता है जल। तो इन ड्राई रीजन विथ हाई रेट्स ऑफ इवापोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। शुष्क प्रदेशों में या फिर ऊंचे नीचे ऊपर खाबड़ वाले क्षेत्रों में जो है कि इस तरह से मतलब ट्रिकल इरिगेशन, टपकन विधि, सिंचाई का टपकन विधि का उपयोग किया जाता है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो ये जो मूल्यवान जल संसाधन है, इसको आप जो है कि इस तरह से संरक्षित कर सकते हैं इन जो है अडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन, यानी सिंचाई का ये अलग अलग जो साधन आ गया है, माध्यम आ गया है, इस माध्यम का उपयोग कीजिए और जल के यानी नष्ट होने से, वेस्ट होने से बचाइए। तो जल जो है, जल की एक बूंद जो है जीवन का लिए एकदम मतलब उपयोगी है। तो जल ही जीवन है। इस तरह से बहुत सारे थॉट देकर आप लोगों में एक अवेयरनेस लाने का प्रयास कीजिए कि जल बचाइए और जीवन बचाइए, जल बचाइए जीवन बचाइए। अगला टॉपिक रहेगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। तो ये कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए एनसीईआरटी स्टडी।